दे दें आपको? हाँ ठीक है, नहीं दोहराएंगे, नहीं दोहराएंगे तो आप जानते हैं। मनवर स्थान बहुत खाली है और आप कहते हैं आपका प्रदेश सरप्लस स्टेट है, पैसे की कमी नहीं है। 11,000 कुछ 100 लड़के ट्यूबवेल ऑपरेटर थे, पूरे ट्यूबवेल ऑपरेटर हटा दिए गए हैं, वो पूरा जगह खाली है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, वो सब हमारे पास ज्ञापन लेके आए। मान लिया ट्यूबवेल ऑपरेटर पर अब पैसा नहीं आता, ट्यूबवेल से पैसा चलता था तो कुछ वसूली होती थी। अब आपने, मुलायम सिंह जी माफ कर गए थे, आपने उसे चालू रखा, तो ये जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं इनको कहीं न कहीं आप समायोजित करने का कृपा करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है, हमारे पास कुछ वकील लोग आए थे, उनका कहना था कि हम खतरे में पड़ गए हैं। ये एक चीज पर हमारा हाई कोर्ट देखिए, कार्यपालिका और विधायिका और जुडिशियरी तीनों का अलग अलग बंटवारा है संविधान में। और कार्यपालिका जब उच्छृंखल होती लगती है तब न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है, और आजकल न्यायपालिका रोज कहीं न कहीं आपके कार्यपालिका पर हस्तक्षेप करती है। जैसे अभी उसने कहा 1 लाख कुछ हजार लोग गायब हैं, उसको खोजना चाहिए। 9,000 का FIR हुआ और नहीं FIR हुआ। हाईकोर्ट का हम अपना नहीं कह रहे हैं, हाईकोर्ट का है। तो ये ऐसी स्थिति क्यों आती है? कार्यपालिका महत्वपूर्ण है और कार्यपालिका के काम में, कार्यपालिका विधायिका के काम में और विधायिका का न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करे तो जो संवैधानिक व्यवस्था है वो कमजोर हो जाएगी। इसलिए संवैधानिक व्यवस्था को चलाने के लिए हमको और आपको इस पर सोचना चाहिए कि कार्यपालिका अपने दायरे में रहे, कार्यपालिका आगे न जाए। जैसे उन्होंने कह दिया, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनकाउंटर नहीं कर सकते, आप इनकाउंटर करते चले जा रहे हैं। ये कौन इनकाउंटर है कि पकड़ के पैर में गोली मार दीजिए? काउंटर तो ये सामने सामने गोली चले, एक सिपाही भी मरे तो सिपाही को चोट नहीं लगती, खरोच नहीं आता, जिसको मारते हैं वो मर जाता है और सिपाही बिल्कुल। तो ये इनकाउंटर नहीं। मुख्यमंत्री जी, आप इनकाउंटर का ऐसा नजीर बना जाइए कि ये सब नजीर खत्म हो जाए, नहीं आने वाला दिन बहुत खतरनाक हो जाए। ऐसे जब पार्टी बन जाएगा लीग तो कोई आएगा इसी तरह से करेगा। लेकिन ये जो इनकाउंटर की प्रक्रिया है इसको कम, आपको किसी को जीने का अधिकार छीनने का हक नहीं कार्यपालिका को। अब आप इनकाउंटर कराइए उनको, क्यों, क्या कारण है कि आपको इनकाउंटर करना पड़े? कारण यह है कि आपकी पैरवी कोर्ट में, न्यायालय में कमजोर है। आपने जिन वकीलों को रखा है वो कहीं न कहीं किसी से संबंधित हैं, उनको जितनी मजबूती से पैरवी करनी चाहिए कोर्ट में उतनी पैरवी से मजबूती से पैरवी नहीं करते। अगर ये पैरवी ठीक हो जाए तो उनको फांसी हो सकती है, आपको इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए आप अपनी इस न्याय व्यवस्था में जो आपका विभाग है इस पे हाथ दखल दे और उनको करे। मैं 1, 2, 3 बात अब ज्यादा नहीं कहूँगा, 35 मिनट बोलता हूँ, 35 हो गया। इसमें तबीयत ठीक 5 करोड़ 6 करोड़ मैं खत्म कर दे रहा हूँ मंत्री। मैं कोई भाषण नहीं कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने व्यवहारिक बात रखता हूँ। जो इतने विधायक हैं सभी इस बात को जानते हैं। अब ना बोल रहे तो अलग बात है, मैं सब व्यवहार वैसा नहीं कर रहा हूँ कोई ये आंकड़ा दे। आपने कहा है कि 5-6 करोड़ ज्यादा लोगों को आपने गरीबी रेखा से ऊपर उठा, इसमें है भाषण में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब गरीबी रेखा से वापस आ गए, वो आप ऊपर चले गए, तो जो इन्हें सुविधाएं मिलती थी मिलेंगी, खत्म हो जाए? जैसे ये है कि अन्न मिलता था 5 किलो, तो 5 किलो उनको चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? सिलेंडर पाते थे फ्री साल में 2, वो मिलेगा उन्हें कि नहीं मिलेगा? इस पर एक स्पष्ट आपने इसमें नहीं किया है। ये किया कि 6 करोड़ लोगों को मैंने गरीबी से ऊपर उठाया। अगर 6 करोड़ गरीबी से ऊपर उठे तो इनके जो
मूलभूत अधिकार थे, अभी देख पा रहे थे, उससे वंचित हो जा रहे हैं। तो नया और क्या हो। मैं अब बंद करता हूं। एक आया है हमारे पास वो कि इसमें जो है प्रयागराज में आयोग, चयन आयोग है, वो यूपी टीजीटी कला विषय की योग्यता में बिना किसी पूर्व निर्धारित सूचना के अचानक प्राविधिक कला को बाहर कर दिया। जो प्राविधिक कला की योग्यता शिक्षा सेवन आयोग की स्थापना के समय चली आ रही, उसको खत्म कर दिया। तो ये लोग वंचित हो जा रहे हैं। इस पे आप विचार कर लें, जो आप कर सकें करें। ये मेरे पास आया है, ये क्या ये बता रहे ना, ये हाँ, ये वाराणसी। अब आप तो विकास कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ विकास होता है, दूसरी तरफ विनाश होता है। जब सड़क बनती है तो कहीं न कहीं गड्ढा होता है। तो ये बनारस से आया है, काशी विद्यापीठ का परना देहात में 548 से जुज भाग पर गुद्दर व अलवत पुत्रगढ़ मोहन मोतीलाल मुन्नालाल सूरज कुमार राय आज अपनी कच्ची बकरी झोपड़ी आदि आवास बनाकर रहते थे, उसको गिरा दिया गया। हमारे विधायक जी ने 56 में दिया था, नहीं बोल पाए तो उसको दिए। एक चीज और कहेंगे, कह करके खत्म करेंगे। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, ये हमारी सरकार ने बनाया। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 36 से बढ़कर के 81 हुई है। 81वां मेडिकल कॉलेज अमेठी में प्रारंभ हो चुका है। हम कुछ नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, उस दिशा में भी हम आगे प्रयास कर चुके हैं। 2 एम्स चालू हो चुके हैं। सुपर स्पेशलिटी के कुछ नए उन मेडिकल कॉलेजेस में सभी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। और डायलिसिस की बात कर रहे थे, डायलिसिस हर जिले के अंदर फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, हर जिले के अंदर है। 5,46,00,000 आयुष्मान के गोल्डन कार्ड यूपी ने जारी किए हैं। राजा भैया यहां पे अभी बता रहे थे, विधायक निधि से भी उसको रिलैक्स करने के लिए, और हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि उसको रिलैक्स करके इस ढंग से करेंगे कि इन गंभीर बीमारियों में माननीय विधायकगण जरूरतमंदों को पैसा दे सके। यद्यपि मेरे पास कोई भी विधायक सिफारिश करता है, हम लोग बिना किसी चेहरा देखे हुए उसको पैसा उपलब्ध करवाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब देखा गया है। हर जरूरतमंद को पैसा मिलता है और हम उसके साथ खड़े होते हैं, उसको देते हैं। आईसीयू और आप कह रहे थे ना, हैं? नहीं, वो बीच में हम लोगों ने एक सख्ती की थी, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स की शिकायत आई थी। उस हॉस्पिटल्स की शिकायत में जब यहां पांडे जी ने भी यहां पे मुद्दा उठाया था, तब मैंने इसकी जांच कराई थी। लेकिन हम लोगों ने उन हॉस्पिटल्स को उससे बाहर किया, लेकिन जो मामले पेंडिंग थे उन सबको फिर से हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करवाई। नहीं, ऐसा नहीं, लिमिट नहीं किया गया है। हर जरूरतमंद को बिना भेदभाव के हम पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। हां, एक चीज जरूर हमें भी देखना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मनमानेपन को रोकना पड़ेगा। CGHS का जो रेट है उसके अनुसार अगर सरकार पैसा दे रही है तो उनको भी कुछ रिलैक्स करना होगा, और सरकार उसमें बाकी भुगतान उपलब्ध करवाएगी, हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाएगी। क्योंकि पैसा ना मेरा है ना खन्ना जी का है, ये पैसा प्रदेश की जनता का है और ये पैसा उसको प्राप्त होना ही चाहिए। आपने पैरामेडिक्स की बात की। देखिए, पैरामेडिक्स में हम लोगों ने 41,868 पैरामेडिक्स की अब तक भर्ती की है, जिन्होंने अलग अलग संस्थानों में ज्वाइन किया है। और इसके पहले जो चिकित्सा शिक्षा में भर्ती हुई है, ये 4,110
से अधिक है। कुल मिला के 45,978 यह कुल हेल्थ सेक्टर में ही हम लोगों की मेडिकल एजुकेशन में अब तक की भर्ती हुई है। कोई कोताही सरकार के स्तर पर नहीं, और सरकार इसमें किसी प्रकार की वो नहीं करती। अब आईसीयू हैं, मिनी आईसीयू हैं, डिजिटल एक्सरे हैं, ब्लड बैंक हैं, डायलिसिस है, ऑक्सीजन प्लांट हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हर रविवार के दिन मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन हो रहा है। एम्बुलेंस के माध्यम से 108 और 102 की एम्बुलेंस के माध्यम से इन सेवाओं को और तेज आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब हम एआई, जीनोमिक्स, टेलीमेडिसिन, मेडटेक, हेल्थटेक, इन सब पे हम आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि बजट में भी हम लोगों ने इसमें कुछ घोषणा की है, तो उसमें भी इन सब मुद्दों पे ये सभी चीजें, आपने चूंकि इस मुद्दे को उठाया था तो उसको मैं इसलिए बोल रहा था कि इस पे भी हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने का काम कर रहे हैं। इस सेक्टर में यूपी सबसे बड़ा मार्केट ही नहीं होगा, बल्कि फार्मा प्रोडक्शन का, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का भी एक केंद्र विकसित होगा। इसके लिए यूपी ने आज ललितपुर में एक फार्मा पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने फार्मा कॉन्क्लेव लखनऊ में किया था। देश भर के टॉप, दुनिया के जितने बड़े टॉप के फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जितने भी बड़े उद्यमी थे, वे सब लखनऊ आए थे। पहली बार, बहुत सारे लोग पहली बार लखनऊ आए थे। मेडिकल डिवाइस पार्क, ये मेडिकल से जुड़ी हुई सभी चीजें सस्ते में और क्वालिटी के साथ उपलब्ध हो सके, ये भी यूपी के अंदर, हम गौतम बुद्ध नगर जनपद में इस पर हमारा काम तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। ये चीजें यूपी के अंदर हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज ये सभी कार्य यूपी के अंदर हम लोगों ने इस दिशा में भी अपने कार्य को आगे बढ़ा दिया है। ये यहां पे यूपी के अंदर इन चीजों पर गवर्नमेंट की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है। महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे थे। 9 वर्षों में महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। 2017 के पहले वुमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर ये कुल 13% थी, 12 से 13%। आज ये 36 से 37% है, 3 गुना से अधिक बढ़ी है। यानी कामकाजी महिलाओं की संख्या पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ी है। यूपी पुलिस की ही मैं बात करता हूं। यूपी पुलिस में महिलाओं की संख्या मात्र 10,000 थी, आज ये संख्या 44,000 पहुंची है। 44,000। और आपके समय में तो एक कहावती प्रचलित थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। तो अब उसमें हम महिला सशक्तिकरण के लिए आपसे क्या बात करें। आज सुरक्षा से समृद्धि और एम्प्लॉयमेंट से एक्सीलेंस तक आत्मनिर्भरता, उद्यमी और नेतृत्वकारी नारी शक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर लीडरशिप दे रही हैं। 9 लाख सरकारी नौकरी अब तक हम उपलब्ध करवा चुके हैं। इनमें 1,75,000 जो संख्या है, ये केवल महिलाओं के लिए समर्पित है। तो सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूं। ड्रोन दे